हेलो गाइज, मैं विनय कुमार आपका मल्टी टैलेंटेड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। संस्कृत क्या है, संस्कृत का जीवन में क्या उपयोग होता है, संस्कृत सीखना क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वर्ण प्रक्रम, ठीक है ना, वर्ण प्रक्रम में क्या क्या आते हैं, कौन वर्ण आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं संस्कृत। जिसका संस्कार हो चुका हो, जो व्याकरण के नियमों के द्वारा शुद्ध एवं परिष्कृत रूप से व्यवहार किया गया हो, उसे हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का दूसरा नाम देव भाषा होता है। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ होता है। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो जिस शास्त्र के द्वारा हमें संस्कृत शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आवे, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण देवता के मुख से निकला हुआ वाणी है, इसीलिए इसे देव वाणी या देव भाषा कहा जाता है। तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण क्या किसे कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा हमें संस्कृत शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आवे, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। व्याकरण का अर्थ होता है शब्दों को तोड़कर उसका जांच पड़ताल करना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम संस्कृत का संधि विच्छेद की बात करें तो इसमें सम जोड़ कृत जोड़ अक्ट बराबर क्या होता है, संस्कृत। सम क्या है, यहाँ उपसर्ग है, कृत क्या है, धातु है, अक्ट क्या है, प्रत्यय है। व्याकरण की बात करें तो वी क्या है, उपसर्ग है, अंग क्या है, उपसर्ग है, क्रि क्या है, धातु है, ल्यूट क्या है, यहाँ प्रत्यय है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, व्याकरण हो गया। वर्ण प्रक्रम, और वर्ण प्रक्रम वर्ण आता है। वर्ण, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण में किसका खंड या टुकड़ा नहीं होता, जिसे यहाँ आपका अ, हर्ष ई, हर्ष उ, को हलंत और ख हलंत आता है। स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप देख सकते हैं। स्वर वर्ण में आपका आ जाता है अ, आ, हर्ष ई, हर्ष दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ओ, री 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 और ली आते हैं। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में 13 हैं और हिंदी व्याकरण में कितने हैं, हिंदी व्याकरण में आपका 11 है। तो अगर कोई यहाँ देख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर, कवर में आ जाता है क ख ग घ अंग। यहाँ देख लिए, कवर में आपका आ गया क ख ग घ अंग। चवर की बात करें तो च छ ज झ य, और टवर की बात करें तो ट ठ ड ढ न। टवर की बात करें त थ द ध न। पवर की बात करें तो प फ ब भ म। अंथस, अंथस की बात करें तो ये आपका य र ल व, ये 4 होते हैं। उसमें की बात करें तो तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो, ये 4 उसमें वर्ण आते हैं। तो आपका स्वर वर्ण मतलब कहा जाए यहाँ तक कि स्पर्श वर्ण की बात करें तो क से लेकर म तक 25 स्पर्श वर्ण है, ठीक है ना। और यहाँ अंतस्थ और उसमें लगाकर आपका 4 4 8, तो 25 8 कितना हो गया, 33। तो आपका व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और स्वर वर्ण की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। स्वर वर्ण की भेद की बात करें तो स्वर वर्ण के भेद, तो स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका आता है देखिए प्लुत स्वर। क्या आता है, प्लुत स्वर, ये आपका आता है, ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का यानी कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में आपका आ जाता है अ, हर्ष ई, हर्ष रुई, री और ली आता है। दीर्घ स्वर की बात करें, इसे छोटी मात्रा और इसे बड़ी मात्रा कहते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है जिस स्वर के उच्चारण करने में
दो मात्रा का समय लगे, यानी कुछ अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, जबकि हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है हर्ष स्वर इनमें से कौन है, तो आपको वहाँ बता देना क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपका दीर्घ स्वर में आ जाता आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ठीक है ना। और ये आपका ए, ओ, ठीक है ना। ये आपका सात जो होता है ना दीर्घ स्वर होता है। तीन कौन कौन हो गया देखिए तो ए, ओ और ओ, ठीक है ना। ये आपका जो सात जो होता है इसे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। अब पुल्लिंग स्वर की बात करें तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे, यानी अधिक समय लगे, उसे पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जैसे ओयम, कोयम, प्रथमोध्याय, हरे कृष्ण, तुम मेरी पुकार सुनो। तो इसमें ध्वनि की मात्रा कुछ आपको बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। और देख लेते हैं स्वर वर्ण के उपभेद। तो कुछ भेद और उपभेद का मतलब होता है कि उपभेद उससे थोड़ा सा छोटा होता है। उपभेद उप जिसमें लगा हो तो उसका मतलब होता है छोटा, जैसे उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक, उपराष्ट्रपति। उप का मतलब होता है छोटा। स्वर वर्ण के उपभेद की बात करें तो स्वर वर्ण के 4 उपभेद होते हैं। एक को कहते हैं संयुक्त स्वर, दूसरे को कहते हैं अर्ध स्वर, तीसरे को कहते हैं सर्ववर्णी स्वर, चौथे को कहते हैं विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर देखिए हम लोग कहते हैं कौत संयुक्त, ठीक है ना, मत संयुक्त, जो भी आपका आता है संयुक्त स्वर में। तो संयुक्त स्वर कहते किसको, देख लीजिए, दो स्वर वर्णों के मेल से, क्या बोलिएगा, दो स्वर वर्णों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर में आपका आ जाता है ए, ओ, ये 4 आपका संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर बनता कैसे, बनने की बात करें तो देखिए ओ, और इसको धन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे प्लस भी कहते हैं। तो सुनने में जो अच्छा लगे आपको, धन, यहाँ ओ धन ई, तो ए हो जाता है आ धन, बड़ी मात्रा होता है दीर्घई जिसको बोलते हैं, ये ए हो जाता है। और जोर ए बराबर अय हो जाता है, आ जोर ए बराबर अय हो जाता है, ठीक है ना। इसमें एक ही लगे। और ओ जोर उ अ हो जाता है, और आ जोर अ बो के अ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, नया स्वर बनता है, ठीक है। तो अर्ध स्वर की बात करें तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण, क्या बोलिएगा, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसके समान हो, तो स्वर के समान हो, उसे क्या कहिएगा, अर्ध स्वर कहते हैं। इसमें आज आपका आ जाता है य, र, ल, व इत्यादि। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन है, तो आपको वहाँ देखना है कि य, र, ल, व में से कोई आता है तो अर्ध स्वर होगा। सर्वर्णी स्वर, सवर्णी, सर्वर्णी का मतलब होता है जो एक साथ आए, अर्थात जिन दो स्वरवर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वर्णी स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ओ और आ का उच्चारण जो हो रहा है वो कंठ से हो रहा है, तो कंठ, तो ओ आ क्या हो गया, सर्वर्णी स्वर हो गया। और यहाँ हर्षई और दीर्घई, क्या हुआ, हर्षई और दीर्घ, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का उच्चारण एक साथ हो रहा है, तो ये हुआ तालु। तब कहाँ से होता है, तालु से, इसका उच्चारण स्थान तालु हो गया। यही हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण किससे होता है, ओस से होता है। किससे होता है, आपका ओस से होता है। इस तरह से इसे क्या कहते हैं, सवर्णी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सवर्णी स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो और इसी में हम लोग स्वर के ही देख लेते हैं, वो विजातीय स्वर होता है। क्या होता है, विजातीय। विजातीय के किसको कहते हैं, तो देख लीजिए, जिसका जात मिलता नहीं हो उसे कहते हैं विजातीय, ठीक है ना। भी यहाँ नहीं का मतलब भाव दे रहा है तो विजातीय स्वर कह सकते हैं। विजातीय स्वर में आप जाकर इसका परिभाषा की बात करते हो, जिन दो स्वरवर्णों का, क्या बोलिएगा, जिन दो स्वरवर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसे क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए हर्षी और अ, तो हर्षई का हो गया तालु, अ का हो गया कंठ, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा, तो इसको बोलिएगा, कौन बोलिएगा, विजातीय स्वर। और हर्षऊ और आ का उच्चारण देखिए, तो हर्षऊ का आपका आ क्या आ जाता है, ये कंठ ही आ जाता है, जबकि आ, हर्षऊ का आपका क्या होता है, ये ओष्ठ आता है, सॉरी ओष्ठ आता है, आ का क्या होता है, कंठ होता है। इस तरह री और अ ये विजातीय स्वर के उदाहरण है, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण के भेद की बात करें तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इसमें आपका पहला आ जाता है स्पर्श वर्ण, दूसरा आ जाता है अंतस्थ वर्ण, तीसरा आ जाता है उष्म वर्ण, ठीक है ना। और आपका चौथा आ जाता है संयुक्त व्यंजन और अयोगवा,
ठीक है ना। इस तरह से आपका, और एक ऊष्म आपका रह गया। इस तरह से सब मिला के 5 आप क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में जीवा का कोई भाग, क्या बोलिएगा, जीवा का कोई भाग मुंह के किसी अन्य भाग को छूता हो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इस वर्ण के उच्चारण करने में जीवा जो है ना, आपको मुंह के किसी अन्य भाग को जब आप टच करें तो उस वर्ण को आपको स्पर्श वर्ण, जैसे क से लेकर म तक 25 स्पर्श वर्ण है, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण की बात करें तो जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुंह के भीतरी भाग से हो, इस व्यंजन का जो उच्चारण होगा मुंह के भीतरी भाग से होगा, या तो अथवा कह सकते, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से हो, मतलब बोला जाए, उसे क्या कह सकते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण में आपका य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ वर्ण आते हैं। इसी में उष्म का मतलब होता है, देखिए तो उष्म का मतलब होता है गर्मी, क्या होता है, गर्मी। तो उष्म जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में मुंह में सुरसुराहट, क्या बोलिएगा, मुंह में सुरसुराहट या गर्मी पैदा हो उसे उष्म वर्ण कहते हैं। उष्म वर्ण में आपका आ जाता है तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व, हो, ये 4 जो होते हैं उष्म वर्ण कहलाते, क्या कहलाते, ये 4 उष्म वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से आप लोग उस वर्ग का परिभाषा। एक आपका आ जाता है व्यंजन में, आपका एक आ जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि जो एक दोनों व्यंजन से मिलकर बनता हो, एक मेल मिलाप से हो। जैसे 2 व्यंजन वर्णों के मेल से, क्या बोलिएगा, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो नया व्यंजन बनता हो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें देखिए तो क हलंत जोड़ स्व मिलके क्या हो गया, अक्ष, तो हलंत जो र मिलके क्या हो गया, तर, और जो हलंत और य मिलके क्या हो गया आपका ज्ञ। इस तरह से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की पहचान क्या होता है, उसमें आपको देखिए तो हलंत लगा रहे, तो जब आपको हलंत लगा रहे तो समझिए वो संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है ना। तो ये आप इसमें देख लेते हैं, आपका आ जाता है अयोगवाह। ऐसी ध्वनियाँ, क्या बोलिएगा, ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर हो और ना ही व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहलाता है। क्या कहिएगा, बोलिए तो, ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर हो और ना ही व्यंजन हो अयोगवाह कहलाता है। अयोगवाह में जैसे आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह के उदाहरण है, ठीक है ना। तो आपको अयोगवाह, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, अयोगवाह क्या है, उदाहरण दे तो आपको बोलना ऐसी ध्वनियाँ जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो अयोगवाह कहलाता है, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग का अयोगवाह हो गया, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के उपभेद की बात करें, क्या करें, व्यंजन वर्ण के उपभेद। तो व्यंजन वर्ण के 4 उपभेद होते हैं। एक को कहते हैं घोष, घोष को सघोष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहीं कहीं हम सघोष भी लिखा रहता है तो आप घोष को ही कहिएगा। एक होता है अघोष, और इसी में एक आपका आता है अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये आप हम लोग पढ़े हैं उच्चारण। तो देखिए तो घोष, तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका क्या हो, झंकृत हो उसे क्या कहते हैं, घोष। घोष का मतलब जब इसका घोष कीजिएगा, इस वर्ण का उच्चारण कीजिएगा तो आपका स्वर तंत्रिका क्या होगा, झंकृत होगा, मतलब तो एक झंझनाहट का आवाज आएगा इस वर्ण को उच्चारण करने में। और इसमें कहता है कि जैसे आप कैसे पहचानिएगा, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गों के तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर और य और ल व ये घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसे हम लोग सूत्र से जानेंगे 345 प्लस अंतस्थ, क्या कहिएगा, 345 प्लस अंतस्थ सूत्र से भी जाना जाता है। जैसे देखिए तो कवर, यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए कवर, कवर का आपका तीसरा देखिए तो ग, ये कवर का तीसरा है नंबर का, तो ये गो हो गया, और चौथा आपका घो हो गया, और अंग 345 हम बोले थे 3, 4, 5, ठीक है। और चवर का इसी तरह ज, झ, य हो गया। इस तरह से आपका क से लेकर प तक ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अंतस्थ आपका आ जाता है य, र, ल, व, ठीक है। तो आप परीक्षा में आपको दे देगा कि जो किस वर्ण के मतलब उदाहरण है, तो ठीक है, किस व्यंजन, तो आपको यहाँ देना है घोष का उदाहरण, क्या है, घोष, ठीक है। सूत्र में आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये 345 प्लस अंतस्थ होता है, ठीक है ना, ये घोष होता है। अब अघोष की बात करें तो अघोष आपका देखिए तो अघोष आपको दिख रहा होगा। तो जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं हो, अ का मतलब होता है, यहाँ देखिए
अ का मतलब होता है नहीं, जैसे अघोष हो गया, असत्य हो गया, अधर्म हो गया, अक्षय हो गया। मतलब वो अगर कहीं लिखा हुआ आगे में हो तो उसका मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। ठीक, जैसे अशोक हो गया, मतलब जहाँ शोक नहीं हो, असत्य जो सत्य नहीं हो, अधर्म जो धर्म नहीं हो, तो अ का मतलब यहाँ नहीं देगा। तो क्या बोले, तो एक बार फिर से बोले, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में स्वर तंत्र का झंकृत नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष में आप क्या बोलेगा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर तथा तालव्य स्वर, मूर्धन स्वर, दंत स्वर, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। इसे 12 प्लस उसमें सूत्र से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जैसे कवर, कवर में आपका आ गया क ख, टवर ट ठ, तवर तो थ, चवर च छ, और उसमें तालव्य स्व और मूर्धन स्व और दंत स्व, ये उसमें के उदाहरण। पवर प फ, ये भी अघोष के उदाहरण है। ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। और वीडियो पोस्ट करके आप अच्छी तरीक़ा से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसी में आपका आ जाता है अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में कम प्राण वायु व्यय हो। क्या लगे? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में अगर आपको कम प्राण वायु, कम मतलब ताकत लगता है, या कम प्राण आप मतलब ध्वनि निकलता है आपकी सांस की नली ध्वनि, तब तो आप वहाँ समझिए वो अल्पप्राण होता है। तो क्या बोलेगा? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में कम प्राण वायु व्यय हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाते हैं। इसको अगर सूत्र की बात करें तो 135 प्लस अंतस्थ सूत्र से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। और इसमें अंतस्थ आपका योर और वो ये अंतस्थ कहलाते हैं। अब कवर में देखिए पहला क क्या होता है? पहला होता है 3 से क्या मानिएगा, क का तीसरा क्या हो गया? ग हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? इसका पाँचवा आपका क्या होगा? अंग हो जाता है। इसी तरह चवर्ग में आ जाएगा, टवर्ग में आ जाएगा, तवर में आ जाएगा, पवर में और अंथस योर और लव। ठीक है ना। और महाप्राण, महाप्राण में देखिए तो महाप्राण किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में अधिक प्राण वायु व्यय हो उसे क्या कहिएगा? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में क्या बोलेगा? बोले तो फिर से, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में अधिक प्राण वायु व्यय हो, अर्थात ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ा, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो, ये महाप्राण कहलाते हैं। इसको अगर सूत्र से इसे कैसे पहचानिएगा? तो 24 प्लस उष्म सूत्र से इसे जाना जाता है। ठीक है। उसमें आपका तालव्य स्व और मूर्धन स्व, दंत स्व हो आ जाता है। तो 24 का मतलब हुआ क, अगर कवर का होगा ख और घ होगा, चवर का छ और ज होगा, छ और झ होगा, झ होगा यहाँ। टवर में ठ और ढ होगा, तवर में थ और ध होगा, पवर में प और भ होगा। ये ठीक है। इस तरह से इसको आप क्या कह सकते हैं? महाप्राण कह सकते हैं। ठीक है। तो महाप्राण कह सकते हैं। थोड़ा सा आप इसकी बात करें तो जैसे आप इसको कैसे पहचानिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए आपका इसमें आपको दिख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले इस तरह से आपको इसका नोट जरूर बनाइए। देखिए नोट विद्यार्थी का सबसे पहला मतलब औजार होता है। अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो तब आप तो नहीं आपके लिए यह कारगर सिद्ध होगा। तो आप इसका प्लीज़ नोट जरूर बनाएं ताकि परीक्षा के लिए बेटर होगा। ठीक है। जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, हमारे वीडियो को देखें और इसको एक रफ कॉपी में नोट करें। ठीक है। तो आपका ये हो गया। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा का ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से सब आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। 135 क्या होता है प्लस अंथस क्या होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। और पहचान सकते हैं। ये आपके लिए कारगर हो सकता है। ठीक है। थैंक यू।